सब्सक्राइब किया? नहीं? चलो ठीक है, तो अभी करो और अपने दोस्तों से भी कराओ। और हाँ, बाद में तुमको भागने की जल्दी होती है तो लाइक भी अभी करो। Electric field intensity due to an electric dipole at a point on equatorial position, ये मेरे को फाइंड करनी है। तो क्या पता करना है मेरे को? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से किसी पॉइंट पर जो कहाँ इक्वेटोरियल पोजीशन पर है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, कंसीडर करता हूँ एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को और एक्सियल पोजीशन पर किसी पॉइंट को। तो ये मैंने कंसिडर कर लिया एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसमें ये रहा माइनस क्यू चार्ज और ये रहा आपका प्लस क्यू चार्ज, पॉइंट ए और पॉइंट बी। एंड ये क्या हो गया इसका सेंटर, और सेंटर को मैं नाम दे देता हूँ ओ, सेंटर को नाम दे देता हूँ ओ। अब क्या होता है, एक्सियल पोजीशन की बात की जा रही है। पॉइंट ओ से ए बी के परपेंडिकुलर, पॉइंट ओ से ए बी के परपेंडिकुलर जो मैं खींचूंगा वो क्या होगा, इक्वेटर होगा। वो क्या होगा, इक्वेटर होगा। और ओ से इक्वेटर पर मैं किसी पॉइंट को कंसिडर कर लूंगा तो वो पॉइंट क्या कहा जाएगा, मेरा इक्वेटोरियल पोजीशन। चलिए देखते हैं कैसे पॉइंट को ड्रॉ करते हैं। ये मेरा पॉइंट पी मैंने कंसिडर कर लिया, ये हो गया हमारा इक्वेटर ओ पी, ये हो गया इक्वेटर। और इक्वेटर पर मैंने एक पॉइंट कंसिडर किया है पी, जिसको हम बोलेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन का पॉइंट। ओके, अब ओ से पी तक की दूरी को मैं हमेशा क्या कैलकुलेट करता हूँ, क्या मान के चलता हूँ, आर। मैंने ओ से पी तक की जो दूरी है उसको मान लिया है कितना, स्मॉल आर। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है सारी डिस्टेंसेस, ओ से लेके पी तक की डिस्टेंस को आर कंसिडर किया है। जो डाइपोल होता है उसकी लेंथ 2a होती है, तो मैंने सेंटर से ए तक की डिस्टेंस को a और o से लेके b तक की डिस्टेंस को फिर से a, यानी टोटल जो हो गया वो 2a डिनोट कर दिया है ना। इतना डायग्राम हमारा क्लियर है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, a पॉइंट और p पॉइंट को क्या करता हूँ, ज्वाइन कर लेता हूँ। सिमिलरली b पॉइंट और p पॉइंट को भी ज्वाइन कर लेता हूँ। इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद, मैंने ये ज्वाइन किया और ये ज्वाइन किया है, इन दोनों को ज्वाइन करने के बाद मैं बात करता हूँ जिस पॉइंट P पर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट पर मैं अज्यूम करता हूँ +1 कूलाम का चार्ज। जिस भी पॉइंट पर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी होती है, वहाँ पर मैं क्या कंसिडर करता हूँ, +1 कूलाम का चार्ज। तो अब जैसे ही मैं यहाँ पर +1 कूलाम चार्ज कंसिडर करता हूँ तो मैं देखता हूँ भी ये माइनस का क्यू चार्ज इस +1 कूलाम को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, यानी कि फोर्स इधर की तरफ लगेगा। ऐसे ही प्लस क्यू चार्ज इस +1 कूलाम को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो फोर्स इधर की तरफ लगेगा। हमेशा याद रखें फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग दीज टू चार्जेस, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग होती है। तो मैंने बोला माइनस क्यू क्या कर रहा है, +1 कूलाम को अट्रैक्ट कर रहा है, तो ज्वाइनिंग लाइन जो है उसकी डायरेक्शन में होगी, उसके अलोंग होगी। ठीक है, इसके अलावा प्लस क्यू इस +1 को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो इनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो ये है, तो इस लाइन के अलोंग ही फोर्स और रिपल्शन इधर की तरफ लगेगा। तो सिमिलरली जहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन होता है वहीं पर मैं क्या करता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को कंसिडर करता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, इसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की डायरेक्शन और इस प्लस क्यू की वजह से फोर्स ऑफ रिपल्शन की डायरेक्शन को प्लॉट कर लेते हैं। तो ये मैंने डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्लॉट कर लिए। प्लस क्यू चार्ज की वजह से फोर्स और रिपल्शन लगेगा तो इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। बी पॉइंट की वजह से तो इसको हम नाम दे देते हैं ई बी। माइनस क्यू चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को मैं नाम दे देता हूँ ई ए। तो ये हो जाएगा ई बी और ये हो जाएगा आपका ई ए। ठीक है, अब देखिएगा ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है वो आई थिंक सेम टू सेम है। देख लेते हैं कैसे। ये आर परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो हाइपोटेनस, ऐसे ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस, ये कैसे हैं, बिल्कुल सेम टू सेम रहने वाला है। तो ये एंगल और ये एंगल भी तो सेम ही होगा, तो मैं कंसिडर कर लेता हूँ इस एंगल को थीटा और इस एंगल को भी थीटा। दिमाग ओके, मैंने बोला परपेंडिकुलर और बेस एक जैसा है तो ये हाइपोटेनस और ये हाइपोटेनस भी एक जैसी होगी, यानी कि दो एक जैसी जो साइड्स होती हैं उनके बीच का एंगल भी क्या होता है, एक जैसा होता है। तो मैंने इसको अगर थीटा कंसिडर किया तो ये भी थीटा कंसिडर किया जाना चाहिए। ये दिमाग क्लियर है। अब मैं क्या करूँगा, देखो ये इधर जा रहा है, ई भी इधर जा रहा है, मैं एक
ये क्या इंक्लाइंड हो गए, ये क्या है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्लाइंड हैं। तो पहले हम इनको डिनोट कर लेते हैं, इन दोनों को रिप्रेजेंट कर लेते हैं किस तरीके से ये इंक्लाइंड हैं। तो अब मैंने यहाँ पर Px ये एक रेफरेंस ले लिया है, ये क्या ले लिया है, एक रेफरेंस ले लिया है। तो आप देख सकते हो ये जो AB है और जो Px है ये क्या एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल है तो ये भी हॉरिजॉन्टल है। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि ये जो लाइन जा रही है ये अगर इस हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रही है तो ये एंगल कितना होगा, आई थिंक ये एंगल भी थीटा होना चाहिए, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब सिमिलरली हम बात करते हैं ये और ये कैसी पैरेलल लाइंस हैं, तो ये एंगल अगर थीटा है इट मीन्स ये एंगल कितना होना चाहिए, ये भी एंगल थीटा होना चाहिए बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ओके, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए और ये दोनों एंगल भी इक्वल हो गए, इतनी बात ओके है। अब मैं क्या बोलता हूँ, ये जो ये है ये इंक्लाइंड है इस हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर, तो इसको मैं कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकता हूँ। ऐसे जो EB है ये भी क्या इंक्लाइंड है थीटा एंगल पर इस हॉरिजॉन्टल से, तो इसको भी मैं क्या कर सकता हूँ, कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकता हूँ। देखते हैं कैसे रिजॉल्व करते हैं। तो पहले मैंने EA के दो कंपोनेंट बना लिए, देखिए एक ये हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक ये हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट। तो देखिएगा क्या होता है, जहाँ पर आपको एंगल दिखाई दे, जहाँ पर आपको एंगल दिखाई दे उसके साथ वाले कंपोनेंट को आप नाम दे देते हो कॉस, ठीक है। जहाँ पर एंगल है वहाँ पर आ जाता है कॉस और दूसरी साइड में क्या आ जाता है साइन। तो मैं यहाँ पर प्लॉट कर देता हूँ EA का ये वाला कंपोनेंट जो हॉरिजॉन्टल है जहाँ एंगल बन रहा है उसको आप नाम दे सकते हो EA cos थीटा, और इसको क्या नाम दे सकते हो, वर्टिकल कंपोनेंट को EA sin थीटा। इस तरीके से ये हो गया EA cos थीटा और ये हो जाएगा EA sin थीटा। अब सिमिलरली EB वो भी थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है तो उसका भी एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा, उसको मैं प्लॉट कर लेता हूँ। EB का रेजोल्यूशन आपको दिखाई दे रहा है, ये रहा EB एंगल थीटा, तो ये हो जाएगा वर्टिकल और ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर एंगल होता है तो EB का वो कंपोनेंट जो एंगल बना रहा है वो क्या कहा जाएगा, कॉस कंपोनेंट, और जो रिमेनिंग होगा वो क्या कहा जाएगा, साइन कंपोनेंट। तो लिख देते हैं, यहाँ हो जाएगा EB का साइन कंपोनेंट यानी साइन थीटा और ये हो जाएगा EB का कॉस कंपोनेंट यानी कि कॉस थीटा, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल पे आपको दिखाई दे रहे हैं दो कंपोनेंट है, एक EB cos थीटा है, एक EA cos थीटा है। ये डबल एरो आपको दिख रहे हैं, दोनों क्या एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड है। और यहाँ पर आपको दिख रहा है EB sin थीटा ऊपर की तरफ है और EA sin थीटा नीचे की तरफ है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो -q चार्ज है और ये जो +q चार्ज है ये P पॉइंट से एक्चुअल में कितनी डिस्टेंस पर है। तो इस डिस्टेंस को यानी कि ये जो डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेता हूँ R और A के अंदर, और ऐसे ही इस R और A के अंदर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाकर इस परपेंडिकुलर इस हाइपोटेनस को मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है। ये भी हाइपोटेनस और ये भी हाइपोटेनस को मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो यहाँ से कितना आ जाने वाला है, ये हो जाएगा √r² + a², ठीक है। सिमिलरली ये वाला आंसर जो होगा वो भी r² + a² हो जाएगा। अब ये जो दोनों डिस्टेंसेस हैं ये मेरे को बताना क्या चाह रही हैं, ये दूरी और ये दूरी बराबर है, यानी कहने का मतलब इस चार्ज का P पॉइंट पर जो इफेक्ट होगा इस -q चार्ज का भी P पॉइंट पर उतना ही इफेक्ट होगा। कहने का मतलब EB का जो मैग्नीट्यूड होगा और EA का जो मैग्नीट्यूड होगा ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ पर क्या ऑब्जर्व मेरे को मिल रहा है, ऑब्जर्वेशन से मिलेगा EA का मैग्नीट्यूड और EB का मैग्नीट्यूड क्या होने वाला है, एक दूसरे के बराबर होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ से मैं कंक्लूजन निकाल सकता हूँ कि EB sin थीटा ऊपर जा रहा है और EA sin थीटा नीचे जा रहा है, दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट है, लेकिन EB और EA बराबर है, sin थीटा बराबर है। कहने का मतलब EB sin थीटा और EA sin थीटा ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं और अपोजिट भी हैं। इट मीन्स ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। कहने का मतलब ये EB sin थीटा और EA sin थीटा ये दोनों एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, खा जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो बचेगा क्या, EA cos थीटा और EB cos थीटा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलेगा वो बिकॉज ऑफ
ए कॉस थीटा और ई बी कॉस थीटा की वजह से मिलेगा। अब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं तो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के ऐड हो जाएंगे, दोनों के दोनों एक दूसरे से ऐड हो जाएंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इन दोनों की वजह से तो कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा विद द एडिशन ऑफ दीज टू फील्ड्स, यानी ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा। और डायरेक्शन आपको दिख रही है कहाँ है, पी एक्स, अलोंग पी एक्स। ठीक है, पी एक्स वेक्टर की डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो पहले तो हम क्या करते हैं, चीज़ों को कंसीडर कर लेते हैं। जो मैंने यहाँ पर कंसीडर किया है, मैंने कंसीडर कर लिया एक इलेक्ट्रिक डायपोल विद चार्जेस -q एंड +q एट पॉइंट्स a एंड b रिस्पेक्टिवली। a और b दो पॉइंट पर -q और +q चार्जेस मौजूद हैं, ऐसा मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर कर लिया, एक इलेक्ट्रिक डायपोल कंसीडर कर लिया। ऑल्सो लेट द लेंथ ऑफ डायपोल बी 2a, जो डायपोल उसकी लेंथ मैंने 2a कंसीडर कर ली। नाउ कंसीडर अ पॉइंट P एट अ डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल O। डायपोल का सेंटर O है, उससे r दूरी पर मैंने एक पॉइंट P कंसीडर कर लिया, और इस पॉइंट P पर मेरे को क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। ओके, ऐसा करने के लिए अब मैं क्या करने वाला हूँ उसको देखते हैं। यहाँ पर EA इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ EA, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये रही, चार्ज Q है, तो क्या होगा 1/4πε0 Q अपॉन डिस्टेंस का, यानी r² + a² अंडर रूट का स्क्वायर। अब सिमिलर फॉर्मूला अगर मैं निकालता हूँ B के लिए, तो वो फॉर्मूला बिल्कुल ऐसा ही निकलने वाला है, क्योंकि डिस्टेंस सेम टू सेम है। तो मैं बोल दूंगा कि EA और EB इन दोनों के फॉर्मूले सेम टू सेम है, यानी EA बराबर है EB के। इट मीन्स EB साइन थीटा और EA साइन थीटा ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, और एक दूसरे का अपोजिट भी है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो इस स्टेटमेंट को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। मैं यहाँ लिख सकता हूँ, इट कैन बी कंक्लूडेड दैट EA साइन थीटा एंड EB साइन थीटा आर इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, EA साइन थीटा EB साइन थीटा इक्वल और अपोजिट है, तो दे क्या करेंगे, दे कैंसिल ईच अदर, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो अब क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड केवल किसकी वजह से मिलेगा, कॉस कंपोनेंट की वजह से। तो इस स्टेटमेंट को मैं क्या लिखूंगा कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो केवल EA cos थीटा और EB cos थीटा की वजह से मेरे को मिलने वाला है। Therefore, net electric field will be obtained by EA cos थीटा एंड EB cos थीटा। तो हम इन दोनों को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं और अपना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी कैलकुलेटेड एज E इज इक्वल टू EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा। ठीक है, अब होने क्या वाला है, मेरे को पता है, देखो EA और EB दोनों बराबर हैं, आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है, EA की वैल्यू भी यही है और EB की वैल्यू भी यही है, तो ये दोनों क्या एक दूसरे के बराबर हैं। तो मैं EA की जगह पर EB या फिर EB की जगह पर EA लिख सकता हूँ। तो सेम क्वांटिटीज 2 टाइम्स रिपीट हो जाएंगी, तो मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ E इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ EA cos थीटा। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, सिंस EA इज इक्वल टू EB, ऐसा मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब हमने क्या किया, जो पहले डायग्राम बनाया था, जो पूरा डायग्राम बनाया उसमें से ट्राइंगल AOP को मैंने अलग से फैच कर लिया है। ठीक है, अलग से मैंने निकाल लिया है, इसमें क्या है, ये A है, ये R है, और ये इसका हाइपोटेनस हो गया r² + a² अंडर रूट में। तो ये मैंने क्यों किया है, यहाँ मेरे को दिखाई दे रहा है, देखो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू ट्वाइस ऑफ EA cos थीटा। अब EA तो मैंने अभी फॉर्मूला निकाल लिया, स्टार्टिंग में हमने फॉर्मूला लिख लिया था EA का। cos थीटा मेरे को नहीं पता है, तो मैं इस ट्राइंगल का इस्तेमाल करते हुए cos थीटा की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ मैं लिख लेता हूँ बट cos थीटा। cos थीटा क्या होता है, PBP अपॉन हाइपोटेनस, HHB से हम निकालते हैं, तो क्या होगा PBP, B मतलब बेस, अपॉन HHB यानी कि हाइपोटेनस। तो cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो मैं यहाँ से बेस और हाइपोटेनस को पुट कर लेता हूँ और cos थीटा की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो ये मैंने कैलकुलेट कर लिया, cos थीटा इक्वल टू बेस हो गया हमारा A और हाइपोटेनस हो गया अंडर रूट r² + a²। अब cos थीटा की वैल्यू को उठा के यहाँ पुट कर लेंगे, और EA की वैल्यू मेरे को पता है वो पुट कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, इसको मैंने लिख दिया यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो मैं क्या बोलता हूँ, बाय इक्वेशन नंबर 1 या फ्रॉम
इक्वेशन 1 वी गेट, तो क्या मिल जाएगा मेरे को, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू ट्वाइस E एक का वैल्यू कितना होगा 1/4πε0 Q अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, ये हो गया मेरे पास वैल्यू किसकी, E की, और cos थीटा की वैल्यू ये रही कितनी, ए अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब इनको हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आंसर जो मेरा मिलेगा E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू 2a डिवाइड बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर 2। ठीक है, ये हो गया 1/4πε0 Q, और ये 2 का 2a हो जाएगा, इन दोनों का स्क्वायर ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट का स्क्वायर। ओके, एक्चुअल में ये Q अपॉन आर स्क्वायर होता है, तो ये खुद में स्क्वायर होगा। ठीक है, उसके बाद में ये मिलकर के हो जाएगा पावर 3 एंड y 2। ओके, ये हो गई पावर 2 और ये 3/2। ठीक है, अब ये ओके, एक्चुअल में क्या होगा 2 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर यानी डिस्टेंस का स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या है a अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जैसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1/4πε0 Q का Q 2 इंटू ए का 2a, अब यहाँ पर क्या है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 2 है और यहाँ पर पावर 1 है, तो दोनों को मिला के हम कितना कर देंगे पावर 3। ठीक है, अब ये अंडर रूट जब हटता है ना तब यहाँ पर 3/2 हो जाने वाला है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर आपको दिख रहा है Q इंटू 2a, तो Q इंटू 2a क्या होता है P यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, तो क्या मैं इसकी जगह पर P पुट कर सकता हूँ, बिल्कुल पुट कर सकता हूँ। चलिए लिख देते हैं यहाँ पर P, तो ये मैंने पुट कर दिया Q इंटू 2a की जगह पर P, और अपॉन में जो था वो एज इट इज है। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि P इज इक्वल टू Q इंटू 2a होता है। अब हम क्या करते हैं इस स्क्वायर को, ये जो हाँ इसके ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है उसको हम क्या करते हैं ओपन कर लेते हैं, पावर हो जाएगी 3/2, क्या हो जाएगी 3/2। ओके, तो ये अंडर रूट हमने यहाँ से रिमूव कर लिया, पावर हो गई 3/2, अंडर रूट हटा, पावर आ गई कितनी अपॉन 2, तो 3 पहले से थी, अपॉन में 2 आ गया तो 3/2 हो गई। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर एक केस लेके चलता हूँ। मैंने बोला कि अगर R बहुत बड़ा है A से, क्या चीज़ R बहुत बड़ा है A से, तब क्या होगा उसको हम देखते हैं। तो केस क्या हो जाएगा, इफ R इज मच ग्रेटर देन A, यानी A बहुत छोटा है R से, तो A स्क्वायर को हम कितना बोल सकते हैं, नेग्लिजिबल मान सकते हैं। और ये हमें पता है कि छोटी क्वांटिटी का स्क्वायर और भी छोटा हो जाता है, तो अब A स्क्वायर की जगह पर मैं क्या पुट कर सकता हूँ, यहाँ पर 0 पुट कर देता हूँ, और हमारी जो नई स्टेप आ जाएगी वो किस तरीके से आती है, ये मेरी नेक्स्ट स्टेप हो जाएगी E इज इक्वल टू 1/4πε0 P अपॉन आर स्क्वायर प्लस 0 रेज़ टू पावर 3/2। अब इस 0 का तो कोई मतलब ही नहीं, इसको हटा देंगे तो पावर डायरेक्टली क्या जाएगी आर स्क्वायर की 3/2। तो मैं नेक्स्ट स्टेप लिख सकता हूँ E इज इक्वल टू 1/4πε0 P अपॉन आर स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2। नाउ ये और ये दोनों पावर कैंसिल हो गई, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाने वाला है 1/4πε0 P अपॉन आर क्यूब। तो ये मेरा मैग्नीट्यूड हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है। और अगर मैं बात करता हूँ कि इसका वेक्टर फॉर्म लिखना है, क्या लिखना है वेक्टर फॉर्म, तो मेरे को ये तो मिल गया मैग्नीट्यूड, मेरे को क्या पुट करनी पड़ेगी इसकी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन पुट करने के लिए मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी अलोंग पी एक्स वेक्टर। जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ली थी ना, मैंने क्या किया था, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल था और ये हमने पॉइंट पी कंसिडर किया था, ये हमने कंसिडर इस तरीके से मिला लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने लाइन कंसिडर की थी पॉइंट P और ये X, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसमें ये PX जो डायरेक्शन होगी दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो ये मेरा वेक्टर फॉर्म हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, जिसमें मैंने मैग्नीट्यूड भी बता दिया
एज वेल एज डायरेक्शन भी बता दी। ओके, इतना आप लोग अच्छे से तैयार करोगे।